नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी कक्षा 12 विषय इतिहास की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम भारत के गौरवपूर्ण अतीत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इतिहास विषय के अर्थ के बारे में बता दूं। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास क्या होता है? इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास, जिसका अर्थ होता है ऐसी बातें जो गुजर चुकी है, जिनका हास हो चुका है। या इतिहास का एक अर्थ ये भी होता है ऐसा ही था, ऐसा ही था। इतिहास की जो सामान्य परिभाषा है वो है कि बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध एवं प्रामाणिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ये अपन को पाठ पढ़ने से पहले ये सब बात समझना ज़रूरी है कि इतिहास किसे कहते हैं, ये किन शब्दों से मिलकर बना है, इसकी परिभाषा क्या है। इतिहास के विद्यार्थी के लिए इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगला अपना जो प्रश्न उत्पन्न होता है, इतिहास का जनक। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, पितामह किसे कहा जाता है? तो यूनान के महान दार्शनिक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस इतिहास का जनक। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ये इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास की शुरुआत की थी, विश्व इतिहास की। तो ये है। अब इस पाठ की विषय वस्तु के अनुसार अपन यहाँ शुरुआत करते हैं कि इतिहास बहुत पुराना होता है, बहुत प्राचीन काल की बातें इतिहास में आती है, घटनाएं आती है। तो इन घटनाओं की जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है, वर्तमान समय में हम इनका अध्ययन कैसे करते हैं, कैसे हम 4000, 5000, 6000 वर्ष पुरानी बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं, इनके स्रोत क्या है, साधन क्या है, सबसे पहले अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपको इतिहास को जानने के जो स्रोत है उनके बारे में बताऊँगा। तो देखो, इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। इतिहास के स्रोत माने होता है साधन, यानी इतिहास को जानने के साधन। इतिहास को जानने के साधनों को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 है साहित्यिक स्रोत, और नंबर 2 है पुरातात्विक स्रोत। ये इतिहास को जानने के स्रोत है, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत शब्द से स्पष्ट है, यानी लिखी हुई जानकारी। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है लिखी हुई जानकारी, यानी किताबों में लिखी हुई जानकारी। ये साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक का मतलब होता है, पुरा माने होता है प्राचीन तत्वों के आधार पर इतिहास की जानकारी। अब अपन एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साहित्यिक स्रोत यानी लिखी हुई जानकारी। साहित्यिक स्रोत के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 धार्मिक साहित्य। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य, नंबर 2 धर्मेत्तर साहित्य, और नंबर 3 है वंशावली। अब साहित्यिक स्रोत के 3 भाग हो गए, धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य, वंशावली। अब अपन एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। धार्मिक साहित्य के भी 3 भाग हैं।
सबसे पहले है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। नंबर 2 बौद्ध साहित्य, और नंबर 3 है जैन साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले है वेद। वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। आप इनको नोट करते हुए चले। नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, और नंबर 4 है जो अंतिम वेद है अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई। वेदों से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, आर्यों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है वेद। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले है वेद असीम ज्ञान के स्रोत हैं। इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद में वेदों के 4 भाग हैं, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण और संहिता। आरण्यक ये वनों में लिखे गए ऋषि मुनियों के द्वारा गूढ़ विषयों का चिंतन किया गया इनमें। उपनिषद इनकी संख्या 108 है, और ब्राह्मण संहिता इनमें यज्ञ कर्मकांडों आदि के बारे में लिखा गया। संहिता इनमें आचार विचार आदि के बारे में है। इसके बाद में आते हैं ब्राह्मण साहित्य में पुराण। पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के लेखक अग्रसेवा, महर्षि अग्रसेवा और लोमर्स, इनको पुराणों के रचयिता माना गया है। पुराणों की विषय वस्तु है सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। ये पुराणों की विषय वस्तु है। पुराण इतिहास को जानकारी के स्रोत है, इतिहास की जानकारी के। और अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप भी कहा गया है। तो ये पुराणों के बारे में हो गया। इसके बाद 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, और महाभारत के महर्षि वेदव्यास। रामायण और महाभारत से हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो इतिहास को जानने में रामायण और महाभारत का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद स्मृतियाँ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि, ये भी सभी इतिहास को जानने के स्रोत हैं। तो ये सभी ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में आते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य का इतिहास लेखन में बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि इतिहास लेखन में बौद्ध साहित्य का क्या योगदान है। तो देखो, बौद्ध साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। इनकी संख्या 3 है, विनय पिटक, अभ्यंग पिटक, सूक्त पिटक। इनमें महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में है। इसके बाद जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं में महात्मा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है। दीपवंश, महावंश, सिंगल द्वीप के इतिहास की जानकारी मिलती है, श्रीलंका के इतिहास की। इसके बाद मिलिंदपन पुस्तक, इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। अश्वघोष का बुद्ध चरित्र,
आदि इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है ये बौद्ध साहित्य है। अब हम जैन साहित्य के बारे में बात करते हैं। जैन साहित्य में प्राचीन जैन साहित्य को आगम कहा जाता, और जैन साहित्यों में है भगवती सूत्र, कल्पसूत्र और भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्वन आदि। परिशिष्ट पर्वन में राजाओं और जैन मुनियों के बीच वार्तालाप का वर्णन है। भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के बीच वार्तालाप का वर्णन है, राजा चंद्रगुप्त के अंतिम समय का वर्णन है, तथा आचरांग सूत्र में जैन मुनियों के आहार विहार का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये जैन साहित्य है। इतिहास लेखन में इनका बहुत बड़ा महत्व है। अब अपन धर्मेतर साहित्य की बात करते हैं। धर्मेतर साहित्य क्या होते हैं? ऐसे साहित्य जिनमें धर्म के अतिरिक्त विषयों पर लिखा गया, जिनमें धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया वो धर्मेतर साहित्य कहलाए। धर्मेतर साहित्य को भी 4 भागों में बांटा गया। ध्यान से समझिए। नंबर 1 ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ। नंबर 2 है साहित्यिक ग्रंथ। नंबर 3 है क्षेत्रीय साहित्य, और नंबर 4 है विदेशी साहित्य। धर्मेतर साहित्य किसे कहते हैं? जिनमें धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया वह साहित्य धर्मेतर साहित्य कहलाया। उसके 4 भाग हैं: ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्यिक, क्षेत्रीय, विदेशी साहित्य। अब ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी आदि। कल्हण की राजतरंगिणी। साहित्यिक ग्रंथ में सोमदेव का कथा सरित सागर और पंडित विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी आदि आते हैं। क्षेत्रीय साहित्य जो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए उन्हें क्षेत्रीय साहित्य कहा गया। क्षेत्रीय साहित्य सबसे पहले तमिल भाषा में लिखे गए, और तमिल भाषा में लिखा गया क्षेत्रीय साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य। ये क्वेश्चन भी है कि प्राचीन तमिल साहित्य को क्या कहा जाता? तो संगम साहित्य कहा जाता। और क्षेत्रीय साहित्य के प्रणेता थे महर्षि अगस्त्य ऋषि जो थे वो क्षेत्रीय साहित्य के प्रणेता थे। बाद में क्षेत्रीय साहित्य अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया, जिनमें कानड़ देव का पद्मनाम का कानड़ देव, प्रबंध, नैणशिरी ख्यात बांकी दासरी ख्यात आदि। ये सब क्षेत्रीय साहित्य है। इतिहास लेखन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अपन चौथा पॉइंट विदेशी साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। विदेशी साहित्य समय समय पर हमारे देश में बहुत सारे विदेशी यात्री आए। उन्होंने अपनी यात्रा के द्वारा कई यात्रा वृत्तांत लिखे, और उनसे भी हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि अल-मसूदी की मिडास ऑफ गॉड, पुस्तक,
अलबिरुनी तारीख उल हिंद। इसके अलावा मैगस्नीज की पुस्तक इंडिका, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। टॉलेमी का भूगोल, टॉलेमी के भूगोल से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और ये सभी हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करने में, समकालीन जानकारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये धर्मेतर साहित्य के बारे में मैंने आपको बताया। अब साहित्यिक स्रोत में तीसरे नंबर पर है वंशावली। वंशावली क्या होती है और इतिहास लेखन में वंशावलियों का क्या योगदान है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। वंशावली क्या होती है कि जागो, भाटो, पंडो, रावजी, बड़वा आदि के द्वारा घर घर जाकर वहियों में लिखी जाती थी। वंशावली जागांव, भाटो, पंडो, रावजी, बड़वा आदि के द्वारा घर घर जाकर वहियों में लिखी जाती थी और इतिहास लेखन में इनका बहुत बड़ा महत्व है। इनसे किसी व्यक्ति के मूल निवास स्थान, उनकी जाति, धर्म, कुल, गोत्र, आचार विचार तथा हमारी भारत सरकार ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा वंशावली को साक्ष्य के रूप में मान्य घोषित कर दिया है और इससे कई मामले सुलझाए गए हैं साक्ष्य के रूप में। तो ये इसका तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में भी वंशावलियों का बहुत बड़ा महत्व है। कई व्यक्तियों को अपने पुराने धर्म से परिचित कराकर वंशावलियों के द्वारा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाया जाता है कि तुम्हारे पूर्वज इस धर्म को मानने वाले थे। इस प्रकार से वंशावलियों का बहुत बड़ा महत्व है इतिहास लेखन में। इनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। अब साहित्यिक स्रोत अपन के पूरे हुए, अब मैं तुमको पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताऊँगा। पुरातात्विक स्रोत पुराने प्राचीन तत्वों के आधार पर जानकारी। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? यानी खुदाई में मिले स्रोत जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे कि सिक्के, मृदभांड, मूर्तियाँ, खिलौने, आभूषण, स्मारक, भग्नावशेष, शैलचित्र आदि, इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम सिक्के इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत है। सिक्के ये पुरातात्विक स्रोत है। सिक्कों से सिक्के बनवाने वाले राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उनके राज्य, उनके वंश, उनके राज्यारोहण की तारीख, उनकी रुचियों, उनके धर्म और इसके अलावा उनके द्वारा
जो जीतें हासिल की गई उनके बारे में, युद्धों के बारे में आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, तथा राजाओं की रुचियों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त के एक सिक्के में राजा समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे इस बात का पता चलता है कि राजा समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा शौकीन था, ज्ञाता था। तो इस बात की जानकारी हमको सिक्कों के आधार पर मिलती है। तो इतिहास लेखन में सिक्कों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कई बार 4 नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इतिहास लेखन में सिक्कों का योगदान बताइए। तो इस प्रकार से मैंने सिक्कों के बारे में बताया। मृदभांड, मृदभांड यानी होता है, मृद यानी मिट्टी और भांड माने बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन। खुदाई में प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, जिनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है, और उनसे हमें उस समय की कला संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। मूर्तियाँ, जैसे कि सिंधु सभ्यता की खुदाई में मातृ देवी की मूर्तियाँ आदि मिली, तो उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में मूर्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। मूर्तियों के आधार पर, चिन्हों के आधार पर सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन का पता चला। खिलौने आदि उस समय की संस्कृति आदि के बारे में बताते हैं। आभूषण, इनसे हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। उस समय की संपन्नता, लोगों की रुचियों, आभूषणों, पहनावे, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। स्मारकों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भग्नावशेष, भग्नावशेष कहते हैं भवनों के अवशेष, किले, महल, खंडार आदि, इनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, और उस समय की कला संस्कृति, सामाजिक जीवन, वैभव, राष्ट्रीय ठाट बाट आदि के बारे में जानकारी मिलती है। शैलचित्र, शैलचित्र कहते हैं कि गुफाओं की दीवारों पर बनाई गई चित्र, शैलचित्र। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शैलचित्र कला के बारे में आप क्या जानते हैं? शैल माने होता है पत्थर, और चित्र माने चित्र, यानी तो गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए आदि मानव के द्वारा, वो शैलचित्र कहलाए। उन शैलचित्रों का इतिहास लेखन में बहुत बड़ा योगदान है। उनसे हमें आदि मानव के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऐसे शैलचित्र हमारे देश में होशंगाबाद, भीमबेटका, पंचमढ़ी आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तथा हमारे राजस्थान में कोटा के पास अलनिया, दर्रा तथा चंबल नदी के किनारे शेखावाटी में आदि जगह पर ऐसे शैलचित्र मिले हैं, जिनसे हमें आदिकालीन मानव के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम आगे एक पुरातात्विक स्रोत और अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। अभिलेख, अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख हमारे देश में सबसे पहले मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए। अशोक ने अपने अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखवाए थे। अभिलेख क्या होते हैं? कठोर धातुओं, कठोर धातुओं तथा सतहों पर लिखवाए गए लेख, लिखवाए गए लेख अभिलेख कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख सबसे पहले किसने लिखवाए? सम्राट अशोक ने। अशोक कौन सी भाषा में? ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में, और खरोष्ठी लिपि में सबसे पहले अभिलेख लिखवाए गए।
अभिलेख की परिभाषा है, कठोर धातुओं तथा सतहों पर लिखवाए गए लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेखों से अभिलेख लिखवाने वाले राजाओं के वंश, उनकी रुचियों, उनके साम्राज्य विस्तार और उनके द्वारा की गई विजयों, उनके द्वारा किए गए महान कार्यों, जनोपयोगी कार्यों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का बहुत बड़ा योगदान है। अभिलेखों से, जैसे कि जूनागढ़ के अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है कि राजा रुद्रदामन के बारे में जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? तो जूनागढ़ के अभिलेख से। ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है जूनागढ़ का, और इसे शक वंश के राजा रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये है। इसके अलावा हाथी गुम्फा के अभिलेख से खारवेल के बारे में, नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है, तथा अशोक के अभिलेखों से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। और अशोक के द्वारा कराए गए बहुत सारे कार्यों के बारे में, जनोपयोगी कार्यों के बारे में, धम्म के बारे में आदि के बारे में जानकारी मिलती है। और आगे करें।